नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। आज थोड़ा जल्दी लेकर के आए हैं। रविवार है, लेकिन रविवार के दिन मामला बहुत महत्वपूर्ण है। ये छुट्टी मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि 1965 के बाद 1965 जब भारत को आजाद हुए सिर्फ और सिर्फ 18 साल हुए। 1965 के बाद भारत की एयरफोर्स, वो एयरफोर्स जो हर युद्ध में भारत की जीत का असली हीरो बना, वो एयरफोर्स 1965 के बाद अपने सबसे कमजोर हालात में। और वो दौर है जब उस एयरफोर्स को ताकत देने के बजाय हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मौन सरेंडर करके ट्रंप के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि हम जो दे दोगे वही ले लेंगे। वो चाहे कागज से उड़ता हुआ हवाई जहाज जो बचपन में बच्चे बना के उड़ाते हैं, उसको ये मान लेंगे, फिफ्थ जनरेशन। ये फैसले आर्मी करती है। ये फैसले बैठ करके पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हो जाते हैं और ऐसे चुप्पी साध के नहीं बैठा जाता। हालात ऐसे देखा तो वायुसेना के प्रमुख हमारे वो बिफर पड़े, उनका गुस्सा फूट पड़ा। यहां तक बोल दिया कि ये जो वायुसेना के लिए अमेरिकी फाइटर जेट खरीदने की प्लानिंग है, वो कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी ये खरीदने की बात नहीं है कि शोरूम में गए, देखा ये वाला फ्रिज अच्छा है, लाओ ले चलते हैं साथ में घर। वो पहले देखना पड़ेगा कि वो फाइटर जेट हमारे किस काम का है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके दाम के मुताबिक, रेट के मुकाबले उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है, सब कुछ जांचना परखना पड़ेगा। हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, वो तो बता रहे हैं 2 मोर्चों पर खतरा है देश को। अब जब इतने मोर्चों पर खतरा है और पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, वो हमसे 15 साल आगे जा चुका है एयरफोर्स के मामले में। एयरफोर्स तकनीकी रूप से एयरफोर्स के मामले में 15 साल आगे जा चुका है। आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। जोड़िए, मुझे लेट हो गया जोड़ने में। हेमंत भाई को स्वागत है। हेमंत जी आपका। हेमंत जी के साथ इस मसले की और महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि डिफेंस, ये इनका जो कहते हैं ना कि कोर बीट, वो रहा है। बिल्कुल जो डिफेंस को बहुत करीब से देखा है, उन्होंने करीब 20 साल डिफेंस को कवर किया है। लेकिन मैं 2 मिनट, इतने लंबे अनुभव के साथ बैठ रहे हैं हेमंत भाई, तो 2 मिनट लूंगा तथ्य बताने में, क्योंकि ये हम क्यों चर्चा लाए। ये जो है, जो गुस्सा है एयरफोर्स चीफ का, ये गैर वाजिब नहीं है। 1965 में हमारे सबसे कम स्क्वाड्रन थे। 1996 में हाईएस्ट, 1996 1996 41 स्क्वाड्रन थे। स्क्वाड्रन में बता दूं, एक स्क्वाड्रन में 18 विमान फाइटर जेट होते हैं। हालांकि अधिकतम 24 हो सकते हैं, लेकिन हम न्यूनतम पे ही गिन लें, क्योंकि कम नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। शब्द थोड़े कड़वे हैं, लेकिन कम है तो 18 पे गिन लें। मैक्सिमम 24 हो सकते हैं। 18 स्क्वाड्रन, 18 फाइटर जेट एक स्क्वाड्रन में, 42 होने चाहिए आज भारत के पास। है कितने? 30। 30 गुणे 18, 540। होना कितना चाहिए था? 756। 216 लड़ाकू विमान, ये लड़ाकू विमान मैं बता रहा हूं, 216 सॉल्ट हैं। 1996 में 41, 2013 में कम हुए थे तो कम पे भी 35 थे, और फिर 56 इंच की छाती की एंट्री होती है। सीटियां बजती हैं जैसे सिनेमा हॉल में, तालियां बजती हैं। और 2025 आते आते 30 बजते हैं। इस 30 की हकीकत आपको बता दूं, इसमें 2 स्क्वाड्रन ऐसे हैं जो अब कम उड़ान भर रहे हैं। वो दोनों हैं मिग 21 के, मिग 21। इनको मिग 21 को बचाया जा रहा है, और जब बचाने के अलावा कभी उड़ान भरते हैं तो हादसों की गिनती आप कर लीजिए, खाली गूगल में डालिएगा मिग 21 हादसा। इसके अलावा और आपको एक चेतावनी, 25 है, 2027 से जगुआर के 4 स्क्वाड्रन रिटायर होने लगेंगे। जगुआर के 4 स्क्वाड्रन रिटायर होने, तो ये संख्या अगर अभी बढ़ी नहीं तो
तो ये 23-24 के आसपास सिमटेगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, बहुत सारी खबरें हैं, थोड़ा वक्त बस ले रहा हूं। J-35A 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट चीन बना चुका है। J-35A 40 J-35A पाकिस्तान खरीदने जा रहा है, डील हो चुकी है। J-35A फाइटर जेट के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही है चाइना में, ट्रेनिंग ले रहे हैं वो। 6th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट। इसके पहले J-10C है उसके पास, JF-17 है। उसने तो जो F-16 और मिराज 5 थे पाकिस्तान में, उनको पीछे डाल दिया है। अब F-16 बड़ा उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता था अमेरिका का, उसको पीछे डाल दिया है कि चलो पीछे रहो। ये हालत है। मैं आगे आपको पूरे एयरफोर्स में अलग अलग कौन कौन से विमान हमारे पास कितने, वो संख्या भी बताऊंगा। बहुत सारी चर्चा इस आज महत्वपूर्ण उसमें है, बहुत सारी खबर है, लेकिन सीधा चलता हूं हेमंत भाई के पास। चलने के पहले जरा मैं खबर दिखा दूं, नहीं आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं वायुसेना चीफ ने आपको बताया था कि आपको और हेमंत अत्री को, देख लीजिए किसको बताया था। चाइना पाक 5th जनरेशन जेट डील पुट्स इंडिया एट ए बिग एडवांटेज क्लेम्स आईएएफ चीफ। हटा दीजिए, हालांकि यहाँ 5th है, 6th जनरेशन पे आ चुके हैं वो। चीन पाकिस्तान के मजबूत हो रहे सैन्य रिश्तों से रहना होगा सतर्क, ये सेना प्रमुख का बयान है, उपेंद्र द्विवेदी का बयान है। उसके आगे बॉक्स में पढ़िए, बॉक्स वाली खबर को आप आगे दिखाइए, फुल करिए, नेक्स्ट फोटो में लाइए, बॉक्स वाली खबर फुल कीजिए। ये देखिए, F-35 फ्रिज या वॉशिंग मशीन नहीं जो खरीद लिया, हटा। ये जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन की बात हो रही है, अभी हम 4.5 जनरेशन पे, 5th पे भी नहीं है। 5th पे काम चल रहा है, वो आगे चर्चा में हम बताएंगे। हेमंत भाई, आशीष भाई, प्रधानमंत्री 56 इंच मौन सरेंडर, क्या करे बेचारे वाले। आशीष भाई नमस्कार। आप सारे दर्शकों साथियों को आपको नमस्कार। देखिए, जो आज एयरफोर्स की जो स्थिति है वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति में आ गई है, और पिछले 60 साल के अंदर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये न्यूनतम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की। जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान में 42 का सेक्शन स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, जो अब तक पूरा नहीं किया गया, और ना उस सेक्शन स्ट्रेंथ को भी रिवाइज किया गया, जबकि ड्यू था वो। उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि जो पहले है वही पूरा नहीं हुआ, तो आगे रिवाइज करके भी क्या ही करोगे आप। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात ये हुई इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कि आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के सामने ट्रंप ने वहां एक पेशकश की, अपना कबाड़ बेचने की सैन्य पेशकश, कि हम F-35 इंडिया को ऑफर करते हैं, वी विल ऑफर। उसके बाद सारी घटनाक्रम को जोड़िए, मोदी जी चुप रहे, कहीं कुछ नहीं बोले, और इस F-35 के बारे में एलन मस्क ने कहा था ये कबाड़ है और अमेरिकन इतिहास का सबसे वाहियात प्रोजेक्ट है, एब्सर्ड प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाट ही कॉल्ड इट। उसके बावजूद भी जो एलन मस्क वहां पे कबाड़ बता रहा है, उसको ट्रंप ने हमें ऑफर किया, और हमारे जो वर्ल्ड लीडर है उसको सुन करके आगे उन्होंने उसमें कुछ नहीं बोला। और ये बात लगातार चल रही थी F-35 पे इंडिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो कल एक डॉगी चैनल का एक वो मीडिया कनक्लेव होते हैं आजकल, पता ही आपको, उसके अंदर एयरफोर्स चीफ गए हुए थे, आर्मी चीफ भी गए हुए थे। तो उनसे वही सब सवाल पूछे जाने थे कि भाई F-35 को लेकर के आप क्या कहेंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा कि एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह जी, AP सिंह बोलते हैं उनको, उन्होंने कहा कि ये कोई वॉशिंग मशीन या फ्रिज नहीं खरीद रहे हम, जो देखा और खरीद लिया। यूएस से हमें कोई औपचारिक प्रस्ताव भी नहीं मिला है, और आईएएफ ने F-35 के बारे में किसी भी लागत, इसके किसी भी रणनीतिक उपयोग के बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया है। तो एयरफोर्स चीफ का तो इतना ही कहना बनता है, इसका मतलब ट्रंप की जो ऑफर है जिसपे मोदी कुछ नहीं बोल पाए, उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया फॉर द टाइम बिंग एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने, बहुत ही नरम शब्दों में, बहुत ही सलीके से, जैसा करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सारे मामले का F-35 का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना होगा, इसकी क्षमताओं और कीमत का भी आकलन करना होगा, मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन में कह रहा हूं, मौजूदा जरूरतों को, जो इमीडिएट शॉर्टफॉल है, मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को तैयार लड़ाकू विमान खरीदने पड़ सकते हैं। आप क्या कहते फिर रहे हो? आप पिछले 12 साल से 11 साल से क्या कहते फिर रहे हो? आत्मनिर्भर भारत HAL में बनाएंगे,
ये क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। अब इस मामले की चूंकि मेरी इसमें थोड़ी स्टडी है तो मैं आपको पूरा इसको खोल के बता देता हूं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी तो आपको ध्यान होगा राफेल को लेकर के डील हुई थी फ्रांस के साथ। उसमें 126 MMRCA की डील हुई थी, जो राफेल MMRCA बात है। उसमें क्या था कि 108 जहाज तो हिंदुस्तान में बनेगा HAL के अंदर, और उसमें जो 10 कंपनी है उसके टेक्निकल कोलैबोरेशन और बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। और 18 जहाज ऑफ द शेल्फ का मतलब होता है रेडीमेड जहाज वहां बनेंगे। इनिशियल 18 वहां से आ जाएंगे और 108 जो जहाज है वो हिंदुस्तान में असेंबल होंगे। उसके बाद HAL में फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। तो श्रीमान मोदी जी ने क्या किया थी, उस सारे का सारा वन वे, किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में नहीं, कहीं नहीं। फ्रांस गए, वहां पर जाकर के जो 126 जहाजों का जो उनके साथ डील थी उसको एकदम 36 कर दिया, 126 से कुल 36 कर दिया, यानी कि 2 स्क्वायर। और वो रेडीमेड आएंगे, यानी कि अमेरिका वहां फ्रांस में ही बनेंगे और फ्रांस से हिंदुस्तान में आ जाएंगे। उनकी कीमत को लेकर देश में क्या बवाल मचा, क्या नहीं हुआ। प्लस जो हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी वो नहीं हुई। प्लस जो 90 जहाजों का शॉर्टफॉल रह गया उसका क्या करोगे, उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कीमतों को लेकर के कुछ नहीं बताया, बंद लिफाफा पकड़ा दिया। उसको खोलने की हिम्मत तत्कालीन नेता जो जस्टिस थे उनका आपने हाल देखा, तो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। ये डिफेंस का मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है। तो हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी सारी रणनीतिक तैयारियों का बेड़ा गर्क 2015 से होना शुरू हुआ, जब इन्होंने एक तरफा ढंग से जाकर के 126 जहाजों की डील को उठा के 36 पे कर दिया। तो 90 का शॉर्टफॉल कहां से आएगा, एक उस पर किसी से कोई राय नहीं, कुछ नहीं। अब बाकी जो 90 जहाज थे उनका करोगे क्या। तो फिर ये तय किया कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, बड़ी अच्छी बात है, बनना ही चाहिए। HAL जो है वो तेजस बनाएगा, उसका एडवांस वर्जन बनाएगा, बहुत ही अच्छी बात है, बनना चाहिए। इंजन आपके पास है नहीं, जहाज आप बनाओगे, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया तो बना ही देंगे वो तो। फिर इन्होंने जो अमेरिका की जो कंपनी है GE, उनसे इंजन के लिए कोलैबोरेशन किया। वहां पर HAL बैठा हुआ है इंतजार में, वो इनको इंजन नहीं दे रहे। कहां तो आपको पूरे राफेल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली थी, और कहां आप इंजन मांगते फिर रहे हो अमेरिका से, GE कंपनी से, और वो आपको नहीं दे रहे। अब भी ये कह रहे हैं कि कुछ समय और लगेगा। उसके कारण एयर चीफ मार्शल, आपको ध्यान होगा, भी बेंगलुरु के अंदर एयर शो था, उसमें HAL में गए थे, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से हड़काया था HAL के अधिकारियों का कि तुम क्या कर रहे हो, हमारा सोचो, हम कहां जाए। तो यहां पर एक दूरदर्शी फैसले ने देश को कहां लाके खड़ा कर दिया। वरना 126 में जो था 18 जहाज वहां से बन के आते। अब क्योंकि वो फिर सारे सप्लाई करना दसोल्ट का काम था, जो फ्रेंच की कंपनी, 18 वहां से आते, 108 यहाँ पे बनते, बात ही खत्म। फिर कहां उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का दिक्कत थी, लेकिन उसको 36 कर दिया। तो आप सोच लीजिए, जो 8 स्क्वाड्रन आनी थी वो 2 कर दी ना, 36 होगी कुल। कर लीजिए क्या करेंगे आप। तो ये मोदी जी की दूरदृष्टि है। अब जब ट्रंप वहां पर माइक लगा करके और भाषण दे रहे थे पूरी दुनिया के मीडिया के सामने, मोदी से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस के अंदर, उन्होंने तो F-35 ऑफर चिपकाने की कोशिश की आपको, लेकिन क्या मोदी जी ने एक शब्द ये कहा कि साहब F-35 को बाद में देख लेंगे, पहले हमारा GE इंजन दिलवाइए आप। वो नहीं कहा, कहीं सुना आपने? लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, हमने भी देखी, चर्चाएं की तमाम। GE इंजन की बात नहीं की कि भाई नहीं तो हम आपको एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे, फिर हम कुछ और देखेंगे। तो वो भाषा तो पता ही नहीं ना, सरेंडर की भाषा पता है। फर्जी ग्लोबल लीडर, फर्जी 56 इंची, देश की एयरफोर्स का क्या हाल हो गया है। और उसके बाद देखिए, एयरफोर्स कोई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई आलू प्याज या वॉशिंग मशीन या फ्रिज नहीं खरीदती। एयरफोर्स की हाई एंड टेक्नोलॉजिकल ये होती है, सारी की सारी मशीनें, अरबों रुपए उसकी लागत होती है। तो कोई भी जब जहाज या चॉपर या कोई भी बड़ा सामान आप खरीदने जाते हो तो उसका एक सेट प्रोटोकॉल है एयरफोर्स का। और वो क्या होता है, सबसे पहले एयरफोर्स इन हाउस अपनी थ्रेट परसेप्शन और सारी चीजों को देखते हुए अपना जो भी सामान चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट्स देखती है कि हमारी क्या क्या जरूरतें हैं और दुनिया में इसको कौन कौन सी चीज पूरी करती है। उसको बोलते हैं QSR, क्वालिटी सर्विस रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटेटिव सर्विस रिक्वायरमेंट। जब वो सारा उसमें पिन पॉइंट कर लेती कि ये 4 या 5 फ्लाइंग मशीन है, ये जहाज है, ये चॉपर है, जो भी ये हमारे काम की हो सकती है, तो फिर उसके लिए ग्लोबल RFP जारी करती है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, क्या आप अपनी डिटेल्स भेजिए।
वो सारे अपने अपने बिड्स डालते हैं, उसकी कॉस्ट, उसका सारा लाइफ साइकिल कॉस्ट, उसके ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस, दुनिया भर की चीजें। और ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है आशीष भाई, ये 4 से 5 साल लग जाते हैं इसमें, अगर सब कुछ ठीक ठाक चले, क्योंकि बहुत बारीक टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है इसमें। और अगले 20-30 साल की जरूरत पूरी करता है वो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप लेते हो तो। वहां ट्रंप ने बोल दिया F-35 ले लो, वी विल ऑफर, भाई चुप, कोई जवाब ही नहीं। जबकि सबसे पहली बात वहां होनी चाहिए थी कि हमारा जो तेजस वाला जो प्रोजेक्ट है वो ठप हुआ पड़ा है आपकी GE कंपनी के कारण, तो आप पहले हमें वो दिलवाइए। वो नहीं कहा, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो ये आपके प्रधानमंत्री का 56 इंची सीना है, केवल सुनकर के आ गए। अल्टीमेटली एयर चीफ को कहना पड़ा कि हमें कोई फ्रिज या टीवी नहीं खरीदना, हमें फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है, और उसके लिए हमें तमाम चीजें करनी पड़ती है। उन्होंने बता दिया 2 टूक। मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए जब वो कह रहे हैं कि भारत को तैयार लड़ाकू जहाज लेने पड़ेंगे, समझिए ये है अमेरिका की दृष्टि कि भारत को अगर वो GE इंजन दे देंगे तो हमारा तेजस चल पड़ेगा, हमारा तेजस एडवांस भी चल पड़ेगा, और अगर नहीं देंगे तो भारत उनको टुकुर टुकुर देखता रहेगा। तो ट्रंप तो दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के सौदागर है ना, वो आपको इंजन दे देंगे तो अपना धंधा क्यों चौपट करेंगे? वो नहीं देगा, आपको डिले कराएगा, जिसके कारण हमारी सारी की सारी जो एयरफोर्स की रक्षा तैयारियां हैं वो लगभग स्टैंड स्टिल पे आ गई। आज 30 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पे खड़े हो आप। मिग रिटायर होना शुरू है। उसके बाद आपने 2 दिन पहले देखा कि चंडीगढ़ के पास मोरनी के अंदर जगुआर गिर गया हमारा, कितना अनफॉर्चुनेट है। उससे पहले लास्ट ईयर सुखोई गिर गया था, 30 MK सुखोई गिर गया था भाई। तो हम कर क्या रहे? आपने कहा पाकिस्तान का जिक्र, प्रधानमंत्री तो चाइना का नाम लेते नहीं, लेकिन कल वाला जो ये फंक्शन था उसी के अंदर आर्मी चीफ भी थे, उन्होंने भी 2 टूक बात कही, सीधी 2 टूक। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री, वो चाइना के बारे में क्या कह रहे थे कि मैं इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हूं, चाइना इतने की है, आप क्या चाहते हैं मुझसे युद्ध मोल ले लूं। ये उनका एक खास तरीके का उद्बोधन था। अब मोदी के मुंह से तो चीन निकलता ही नहीं, भक्तों के मुंह से चीन निकलता नहीं, IT सेल के मुंह से नहीं निकलता, ट्रोल सेना के मुंह से नहीं निकलता। कल जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो आर्मी के चीफ हैं, मोदी जी के ही लगाए हुए, मोदी की ही सेना आजकल तो मोदी की सेना ना भाई। उन्होंने कल क्या कहा? उन्होंने कल कहा चीन और पाकिस्तान के सैन्य संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं, ऐसे में 2 मोर्चों पर युद्ध का खतरा वास्तविकता से दूर नहीं है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। आर्मी चीफ कह रहा है, आपके मुंह से तो निकलेगा नहीं चीन, प्रधानमंत्री के मुंह से निकलेगा। जयशंकर ने नई थ्योरी दे ही दी कि इतनी बड़ी इकोनॉमी में उससे झगड़ा मोल ले लूं क्या? उस व्यक्ति से कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था उस समय अंग्रेजों की GDP क्या थी और हिंदुस्तान की क्या थी, उनको खदेड़ा कि नहीं खदेड़ा? ये इनका राष्ट्रवाद, इनका शौर्य, ऐसा व्यक्ति विदेश मंत्री है। आप सोचिए किसी और पार्टी का विदेश मंत्री अगर ये बात कह देता, भगत सेना, IT सेल क्या हाल करती, उसका इस्तीफा करवा देते ये लोग। और मैं भी ये मानता हूं कि इस टिप्पणी के बाद उसको सेक कर दिया जाना चाहिए था। फिर हमें सेना की जरूरत क्या है? कौन सेक करेगा? राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप में कई बार चला चुका हूं, जिसमें कहा गया कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हमारे इस्तीफे नहीं होते, हमारे सिर्फ बेशर्मी होती है। जब बेशर्म है तो इस्तीफा कौन देगा? और वैसे भी मैं सुना हूं, आप ज्यादा जानते होंगे कि जयशंकर का परिवार तो भारत में रहता नहीं है, वो अमेरिका में रहता है। तो बस पूरा राष्ट्रवाद उसी इतने ही एक लाइन में पूरी राष्ट्रवाद की परिभाषा है। अब ये वायुसेना कमजोर हो, विदेश नीति कमजोर हो, अर्थव्यवस्था ढह जाए, क्या फर्क है? परिवार तो अमेरिका में सेटल है और अमेरिका से सब आना है, चाहे कबाड़ आवे चाहे सोना आवे। अब मैं आपने कहा था तेजस की बात आई है, मैं तेजस में फिर आता हूँ। ये बड़े महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, मैं फैक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि ये फैक्ट्स पर है, एनालिसिस थोड़ा सा इसके साथ सिर्फ लग रहा है, जो है लिपा जा रहा है ऊपर से। फैक्ट्स की बात है, फैक्ट समझिएगा। तेजस की बात कही है, बहुत सारे भक्त कहेंगे तेजस तो बना ही रहे मोदी जी, इतने पे ही वो तो जीने के लिए मतलब एक बूंद लगा करके होठों पर और पूरा दिन की प्यास बुझा लेंगे, कि बना तो रहे हैं ना। ये 83 जो जी से इंजन लेने थे, 23 में आपूर्ति होनी थी, 2023 में बिल्कुल। फिर डेडलाइन बढ़ाई गई, 25 की गई, मार्च, शायद मार्च या अप्रैल, मार्च 25 मार्च 25। अब तक नहीं आया। मोदी जी जाके लौट आए, इंजन नहीं आया।
अब जो एचएएल के चेयरमैन को उस दिन वायुसेना के चीफ ने एचएएल के चेयरमैन को, उसी एचएएल के चेयरमैन को जिस एचएएल की तारीफ संसद में करके अपनी पीठ ठोक ली थी, उसके शेयर उड़ा दिए थे रॉकेट की तरह। ऐसे होता है। दरअसल यहाँ पूरा खेल ही झूठ का है। बस झूठ का ऐसा खेल कि संसद में झूठ शब्द बोलना असंसदीय है। झूठ को असंसदीय शब्द में डाल दिया गया है, क्योंकि जब केवल झूठ ही बोला जाएगा तो असंसदीय करने पड़ जाएगा। एचएएल की पीठ थपथपाई, अपनी वाहवाही करवाई। अब एक बड़ा सच आपको बता दें, ये तेजस मोदी का प्रोजेक्ट ही नहीं है। ये तेजस प्रोजेक्ट जो है, इसकी न्यू 90s में पड़ी थी, 90 के दशक में। और सबसे पहले कावेरी इंजन चर्चा आया, तो फिर फैक्ट कावेरी इंजन इसमें लगाया गया। कावेरी इंजन की स्ट्रेंथ नहीं थी इतनी, वो फेल कर गया। स्ट्रेंथ चाहिए थी, जो बहुत तकनीकी बताया जाएगा, जो स्ट्रेंथ होती है वो चाहिए थी, उसके लिए तकनीकी वर्ड भी है, वो नहीं बन पा रहा था उससे। तो फिर उसमें आगे कहा गया कि हम बाहर से लेते हैं, और उसके बाद इसमें कितने विमान बनाएंगे, क्या ये 2002 से अटल जी की सरकार में फिर इसको गति दी गई, फिर यूपीए सरकार में इसको ज्यादा गति दी गई। यूपीए सरकार में ही विदेश से इंजन लेने के लिए आगे बढ़ा गया कि विदेश से ताकतवर इंजन लिया जाए। वो डील चलते चलते फिर 16 में समझौता हुआ, 2016 में एक और समझौता हुआ, और आज तक उसकी आपूर्ति नहीं हुई है। अब तक नहीं हुई। अब एचएएल ने कहा है कि 2031 में हम दे देंगे आपको। भारत में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम चल रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है, वो काम चल रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 2035 में वो भारत में जो 5th जनरेशन पे काम चल रहा है, 2035 में वो तैयार होगा। तो जो 1990 के दशक में शुरू हुआ था, वो 2025 तक आया नहीं है। 35 वाला तो ऊपर वाला करे कि आ जाए टाइमली। विमानों की संख्या आप सुनिए, बहुत सारे हो सकता है आप सुने ना हो। और आजकल राफेल जो, भाई देखिए, जब तकनीकी की बात है, 6th जनरेशन की बात है, तो ये चर्चा में समझना पड़ेगा। जो आपके पास है 30 स्क्वाड्रन, उसमें 248 सुखोई, 30 MKI है, 45 मिराज 2000 है, 130 जगुआर है, 40 मिग 21 है, 32 तेजस LCA MKI है, उसके अलावा जो है 65 मिग 29 है, मिग 29 ये 65 है, 36 राफेल है। इसमें उनकी बात नहीं शामिल है, जो जगुआर गिर गया, जो मिग गिर गया, वो सब माइनस हो जाएंगे। ये आज की हालत है इंडियन एयरफोर्स की, हेमंत भाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री, इनका नींबू मिर्चे से ही आगे नहीं बढ़ पाए आज तक। ये डिफेंस मिनिस्टर के बारे में तो इनको निंदा मंत्री क्या क्या लोग कहते हैं, कड़ी निंदा मंत्री जो कहते हैं उनको रोक देता हूँ, कहता हूँ कड़ी जोड़ो, उसमें थोड़ा सा हल्का कर दियो उनको, कड़ी निंदा मंत्री। ये गए थे राफेल लाने, नींबू मिर्चा लेकर के, यहीं से लेके गए थे, शायद मुझे लगता है फ्रांस से खरीदा था कि यहाँ से लिया था, आपको जानकारी होगी। नहीं, वो पैकेजिंग इस तरीके की दिख रही थी कि यहीं से लेके जाना पड़ा होगा। वो जिस तरीके से ऊपर मिर्च और नीचे नींबू होता है ना, और उसको फिर वो लगा रहे थे वहां पर, तो फ्रेंच के लोग हंस रहे होंगे कि इनको 5th जनरेशन 6th जनरेशन की कहां जरूरत है, तो नींबू मिर्ची से ही काम चलाते हैं। 4.5 जनरेशन राफेल है, उसको आप नींबू मिर्ची बांध रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि हम प्रोग्रेसिव राष्ट्र, हम विश्व गुरु हैं। और फिर उसी बात की इनडायरेक्टली मोदी ने खिल्ली भी उड़ाई थी कि आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा, ये करना होगा, वो होगा। तो इन सब का तो भगवान ही मालिक है। साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, सीवर के पानी में नहा करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, कपड़े पहन के स्नान करते हैं, दूसरों को रेनकोट बताते हैं। इनके तो देखिए मुंह के आगे मैदान है। आशीष भाई, सवाल बोलिए। सवाल ये कि इतना गंभीर सामरिक मुद्दा है, एयरफोर्स की तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है फाइटर स्ट्रेंथ, और वो जिसको ऑलरेडी पाइपलाइन में थी कि राफेल का 126 का डील हो गया, तो उसका कितना बड़ा फायदा होता है देश को। आप ये देखिए कि 108 जहाज हिंदुस्तान में बनते, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती, तो हम कितने ही जहाज बना सकते थे। जैसे हम सुखोई 30 का करते हैं ना, रशिया के साथ हमारा कोलैबोरेशन है एचएएल के अंदर, हम उसको असेंबल करते हैं, कितने ही बना लो। आज हाईएस्ट स्ट्रेंथ हमारी सुखोई 30 MKI की,
अगर पूरी एयरफोर्स का देखोगे तो आप, तो राफेल में वो चीज हमारा क्लॉज था और उस ऑर्डर को बढ़ा भी सकते थे। अब 126 को तो घटा के आपने 36 कर दिया, जो 18 वहां से आने थे 108 यहां बने थे वो खत्म कर दिया। तो कहां तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गई, कहां उसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई, इंडिया स्पेसिफिक एनाउंसमेंट थी उसका क्या हुआ, कोई शब्द नहीं, कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पूछा कीमत बताइए तो कहा कि दुश्मनों को पता लग जाएगा। दुश्मनों को क्या पता लग जाएगा भैया, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल है, मैं हेमंत भाई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसी पे हम चर्चा अंत करेंगे क्योंकि इसी से जरूरी है अंत करना। एयरफोर्स चीफ ने जब खुल करके बात कह दिया कि हमको रेडीमेड मतलब खरीदना पड़ सकता है, हमारी स्थिति अब मतलब बगल में हाईटेक हो चुका है, पाकिस्तान चीन तो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। इस एयरफोर्स चीफ के इस बयान के बाद अगर मुझे लगता है किसी और देश का एयरफोर्स चीफ अगर ऐसी चिंता जताता तो वहां की सरकार हिल गई होती, रात में इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई होती। ये सामान्य बात नहीं है, ये हमारी चर्चा के बाद लोग सोचे कि अरे सही चलो चर्चा हो गई, खत्म हो गया। किसी देश के वायुसेना का प्रमुख अगर ये चिंता जताए कि नहीं हमारे हालात ठीक नहीं है, हमारे पड़ोस में तेजी से लोग ताकतवर हो रहे हैं और हमारी स्थिति कमजोर हो रही है और आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हो, तस्दीक कर रहे हो उसकी, तो रातों रात इमरजेंसी मीटिंग कॉल होती है कि भाई एयरफोर्स चीफ ने तो पूरे देश के सामने बोल दिया अब ये बात, पब्लिक डोमेन में आ गया। लेकिन यहां पर जू नहीं रेंग रहा कान पे, कोई फर्क नहीं है। मोदी जी को कहीं पे पता नहीं किसको आज जो है कहां पर होंगे, टाइगर के साथ लायन के साथ कहां होंगे। राजनाथ सिंह कोई फर्क नहीं, डिफेंस मिनिस्टर को इस बयान के बाद डिफेंस मिनिस्टर का फिर वही बात मैं कहूंगा, मैं भी क्या करूं, आदत से हम लोग भी मजबूर हो गए। इस एयरफोर्स चीफ के इस बयान के बाद डिफेंस मिनिस्टर को 1 मिनट कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। बैठे हुए हिंदू मुस्लिम सनातन मंदिर मस्जिद ज्ञान बता रहे हो, है काम क्या है, जो काम है वो छोड़ करके बाकी सब कर रहे हो, धनिया मिर्ची नींबू। ये सन्नाटा क्यों और कैसे, और देश कब तक ये सन्नाटा देखेगा हेमंत भाई? आशीष भाई देखिए, आप जो बात करते हो ना वो करते हो सिस्टम की बात, कि जो हमारे यहाँ होता है लगातार हर चीज के लिए हमारे पास प्लान ए भी होता था, प्लान बी भी होता था और प्लान सी भी होता था इन केस ऑफ एक्सीडेंसी। अब वो प्लान केवल एक व्यक्ति के दिमाग में आते हैं, वो जो कहता है कि बादल है बढ़िया मौका है बालाकोट पे अटैक कर दो, रेडार नहीं पकड़ पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी तो आज तो दुनिया में कहीं बनी ही नहीं कि बादल से रेडार का कोई संबंध है। पूरी दुनिया हंसी थी उस पर, लेकिन वो तो विश्वगुरु उन्होंने ज्ञान दे दिया, एयरफोर्स ने मान भी ली। वो खुद ही करके बता रहे थे कि मैंने उनको कहा, जब एयरफोर्स चीफ ने कहा मौसम गड़बड़ है, तो मैंने कहा ये तो बढ़िया है हमारे लिए, बालाकोट पे स्ट्राइक करो, वो उसको नहीं पकड़ पाएगी। बेसिकली क्या है देखिए आशीष भाई, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है, ये किसी की व्यक्तिगत निंदा नहीं है। ये जो नीतियां होती है ना, चाहे डिफेंस की हो, चाहे फॉरेन अफेयर्स की हो, चाहे कॉमर्स की हो, ये नीतियां ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनती है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम इन प्रोसेस होता है जो लगातार चलता रहता है, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। वो है कंटिन्यूटी की प्रक्रिया, एक कि आप ऑर्डर करके गए, मेरे टाइम में भी चल रहा है, मेरे बाद जो अगला आएगा उसके टाइम में भी चलता रहेगा, ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस है। मोदी जी ने हर एक नीति को मोदी केंद्रित नीति बना दिया है, दुर्भाग्य इस बात का है। आप ये देखिए, जब एयरफोर्स चीफ ये कहते हैं कि मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें रेडीमेड जहाज लेने पड़ सकते हैं, इससे कौन खुश होगा? इससे अमेरिका खुश होगा, उसको अपना कबाड़ चेपने का मौका हमें मिल जाएगा। और आपकी तो ये कहने की भी औकात नहीं है कि हम आपका नहीं लेंगे, हम तो यूरोप से लेंगे। ये माफ कीजिएगा, ये औकात नहीं है मोदी की। ये देख लिया आपने, जब ट्रंप वहां पर कूड़ा चिपकाने की कोशिश कर रहे थे F-35, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा, तब जी इंजन की बात नहीं की, जी इंजन हमें दिलवाइए पहले, बाद में देखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा जब आप रेडीमेड जहाज, एक तो ये बात है कि रेडीमेड जहाज किसी के पास भी ब्रांड न्यू ऑफ द शेल्फ अवेलेबल नहीं होते। 2 जहाज मिल जाएंगे, 4 जहाज मिल जाएंगे मैक्सिमम। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज कह दिया परसों जहाज मिल जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आप ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने की एक प्रक्रिया है, 2 साल उसमें लग जाएंगे, फिर उसके लिए वित्त का प्रबंधन करना है, अगलों ने उसको असेंबलिंग करके भेजना है। इट टेक्स ए हेल लॉट ऑफ टाइम। ये इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया हमें लेने पड़ेंगे और आपको मिल गए। इट्स नॉट दैट इजी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बहुत लंबा प्रक्रिया होती है, फाइनेंस के लिए उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत चीजें हैं। तो भारत को ऐसी प्रिकेरियस सिचुएशन में फंसा दिया है, जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, कि जो किसी भी देश, कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता। चाइना का नाम आपके मुंह से निकलता नहीं। पाकिस्तान की तैयारियां चीन के साथ मिलकर कैसी जबरदस्त चल रही है। पाकिस्तान तो इतना सा देश है,
उनकी तो रिक्वायरमेंट हमसे बहुत थोड़ी है, उनको तो बहुत थोड़े एरिया डिफेंड करना है। हमारी तो स्ट्रेटेजिक असेट है, हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, हमारी बहुत चीजें, हमारे बांध है, दुनिया भर की चीजें हैं जो एयरफोर्स के ओवरऑल उसमें होती है। क्या कर रहे हो आप? तो ये बेसिकली जो मोदी केंद्रित विदेश रक्षा नीति बनी, विदेश नीति बनी, वाणिज्य नीति बनी। अब बताइए, हिंदुस्तान का वाणिज्य मंत्री वहां घूम रहा है और उसके रहते हुए वहां का वाणिज्य मंत्री कहता है कि रशिया से आपने बहुत समझौते कर लिए, रक्षा समझौते, अब हमसे करिए। अब रशिया हमारे साथ 5th और 6th जनरेशन जहाज बनाने की बात करता है, उनका वाणिज्य मंत्री कह रहा है कि उनसे लेना ही कुछ नहीं है रक्षा का, फिर आप क्या करोगे? आप जवाब नहीं दे रहे। हिंदुस्तान में किसी ने जवाब दिया उसका? उस बात को तो 24 घंटे हो गए। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने परसों कहा था, ये हमने कल भी चर्चा की उसमें, तो अभी तक किसी ने जवाब दिया क्या? तो ये जो व्यक्ति केंद्रित राजनीति है, ये भारत जैसे बड़े देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर रक्षा तैयारियों का एक खास लेवल है, सैन्य तैयारियों का एक लेवल है, एयरफोर्स का अलग लेवल है, नेवी का अलग है, और वो सारे मिल करके देश का रक्षा का तंत्र बनता है। उसमें अगर एक भी पाया आपका कमजोर रह गया, आप कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि फिर वो आपकी दुखती रग हो जाएगी, दुश्मन उसी पे अटैक करेगा। ये बात इन कुपड़ों को समझ में नहीं आती। फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, 24 घंटे फर्जी राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की औकात क्या है जो जयशंकर ने कहा कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मैं इतनी इकोनॉमी हूं, मैं उनसे झगड़ा ले लूं क्या? फिर तो भैया सारी फौज को बंद करो, धर्मशाला खोल लो, देश थोड़ी चला रहे हो आप। यही तो तुम, जब से आरएसएस बना है 1925 से आज तक, ये करते क्या है? यही तो करते हैं। जब अमेरिका, वो हिंदुस्तान के जो लोग थे जो अंग्रेजों को दौड़ाने में लगे हुए थे, तब ये उनके चमचागिरी करते थे। आज ये चाइना की चमचागिरी कर रहे हैं। अब ये अमेरिका में ट्रंप को अपना ताऊ बना करके उसकी चमचागिरी करते हैं, उसके लिए हवन करते हैं। अब ट्रंप जब जो रोज बेइज्जत और जलील कर रहा है तो इनकी आवाज नहीं निकल रही। मोदी से लेकर के नीचे तक देख लीजिए। तो अकेले मोदी नहीं है, पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा है जिसने एक व्यक्ति केंद्रित राष्ट्र बना दिया हिंदुस्तान को, जो ये कभी नहीं रहा। इंदिरा गांधी को बहुत सारे लोग कहते हैं इमरजेंसी लगा दी, फला लगा दिया। इमरजेंसी के पक्ष में ना आप हो सकते हैं ना मैं हो सकता हूं, प्रेस सेंसरशिप के पक्ष में कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश उन्होंने बनाया था, बांग्लादेश सदा हमारे झंडे के नीचे रहा, आपने तो बांग्लादेश भी गवा दिया। आज बांग्लादेश की फौज को पाकिस्तान की फौज ट्रेनिंग दे रही है। सोचिए आप, जिस पाकिस्तानी फौज के कारण, उसकी जातियों के कारण बांग्लादेश बनवाया था इंदिरा जी ने, फौज ने, उसका आज क्या कर दिया आपने? पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ गए, आप कहीं नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने अडानी का कारनामा किया, वहां पर महंगी बिजली बिकवाई, वहां पर क्या करते हैं? तो ये जो है ना, मैं और मेरे मित्र, उस पूरी जुड़ड़ी ने हिंदुस्तान के पूरे रक्षा तंत्र को, विदेश नीति को, हमारी संप्रभुता को, संप्रभुता बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, संप्रभुता खतरे में डाल दिया। कोलंबिया जैसा देश अमेरिका के ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को नहीं उतरने देता। आपके यहां दडले से आया वो, कर लीजिए आप क्या करेंगे। और बता दिया गया अमेरिका का कानून। नेपाल में नहीं आया उनका जहाज, अपने यहाँ आया। नेपाल में तो चार्टेड से आए वो, वहां अमेरिका का कानून नहीं है, केवल जयशंकर का कानून। सोचिए आप, तो किस तरह का राष्ट्रवाद। और ये लोग फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, फिर भी सर्वाइवल पे नहीं, अंत इससे करेंगे। सर्वाइव करते तो भी होता है कि चलो सर्वाइवल तो एक होता है कि चलो यार बचे हुए हैं, ये सर्वाइव नहीं कर रहे। इसी में गर्व की अनुभूति पूरे देश को करवा रहे हैं, नाकामियों इसी में, हाँ, अपनी नाकामियों पर देश को गर्व की अनुभूति करवा रहे हैं। सीना जो है ठोक करके, सुबह सुबह श्रृंगार मेकअप करके, सब सेट करके, नीचे ऊपर पूरा देखिए। ऐसे कई बार अगर आप देख लीजिए और मूवमेंट बॉडी में ना हो तो लगेगा कि मोम की मूरत है। इतना जबरदस्त मेकअप किसी हीरो हीरोइन का आज तक हमने नहीं देखा होगा। आप देखिए, मूवमेंट अगर ना देखिए और एकदम स्थिर देख लीजिए तो लगेगा मोम की मूरत, एक नीचे से ऊपर तक, मतलब नख से सिख तक बिल्कुल वेल मेंटेन। और पूरा वो आभा मंडल देख करके पूरा देश कहता है तुरंत अगरबत्ती लेके, बहुत सारे अगरबत्ती दिखाने लगते हैं, आ गए प्रभु सुबह सुबह। देश, यहाँ देश धुआं निकाल दिया है और वहां अगरबत्ती दिखा रहे हैं। खैर चलिए, कई बार ऐसे परिस्थितियां होती हैं कि जो लोग जो चाहते हैं वही उनको मिलता है, जो चुनते हैं वही मिलता है। कई बार हम कुछ देखते हैं, कुछ मित्र लिखते हैं कि भाई चुना किसके लिए था? मंदिर मस्जिद के लिए चुना था तो वही खाओ, वही पियो, वही देखो। देश की तरक्की के लिए चुना था, वायुसेना के लिए चुना था, एयरफोर्स के लिए चुना था। आप 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान की बात कर रहे हो, इसके लिए चुना था क्या उसको?
उसके लिए चुना होता तो फिर आप पूछते, भाई कभी जवाब आ जाएगा कि उसके लिए हमको वोट नहीं दिया था, हमको जिसके जिसके लिए हमको वोट दिया था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सामने भीड़ कहेगी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो सब हो रहा है, होने दीजिए। हम लोग का काम है इसे चीखते चिल्लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में। हेमंत भाई साथ होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। एक निवेदन है आपसे कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं ये पसंद नहीं आ रहा है, तो पसंद नहीं आ रहा है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। ये लगातार, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, न्यूज लॉन्चर के साथ नहीं हो रहा है, ये तमाम ऐसे पत्रकार साथियों के साथ हो रहा है जो इस देश में सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हमको डायरेक्ट रोक देंगे तो हम लोग भी ऐसे तो है नहीं कि तुरंत लौट जाएंगे। हम बस स्टैंड पे जाएंगे, बस में खड़े होकर के भाषण देने लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो वही बात लेके सड़क पर आएंगे। हम भी हो सकता है अनशन कर लें, भूख हड़ताल कर लें। तो इसलिए रास्ता खतरनाक है, ये वर्ल्ड मीडिया में भी जा सकता है, तो रास्ता खतरनाक है। तो दूसरा रास्ता क्या है कि रोजी रोटी इन सब किसी से चलती है, लोग देखेंगे नहीं, लोग देखेंगे नहीं तो दाल रोटी चलेगी नहीं, तो आखिर में सब कहीं जाएंगे, किराना दुकान खोल के बैठ जाएंगे या सरेंडर कर देंगे। तो वो तो होने वाला नहीं है, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं। व्यूज बहुत रुके हुए हैं सबके। आप लोग से निवेदन है कि जो भी इस देश के जो भी सज्जन, जो भी साथी हैं हमारे साथ सहयोग करने वाले, वो आप लोग सर्च करके वीडियो देखिए और जो हकीकत है इस देश की, उस हकीकत को आप अपनी, मैं निवेदन के साथ-साथ, मेरी थोड़ी-सी आदत खराब है, निवेदन के साथ-साथ ये भी कहता हूँ कि आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है। ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आशीष चित्रांशिया, हेमंत अत्री की जो जिम्मेदारी है, जो हम मानते हैं, उतना ही आपकी है। हो सकता है मैं कह दूं आपकी ज्यादा है। तो आप उस दायित्व को आप भी निभाएं, आप पहुंचाएं, ताकत से पहुंचाएं। इस काम में हमारा सहयोग करें। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं। इतना तो मैं हमेशा विश्वास दिलाता हूं कि इस जुबान को सांस जब तक रहेगी तब तक कोई रोक नहीं पाए। इजाजत दीजिए। हेमंत भाई के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।